हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। मेरा नाम है ज्योत्सना। अपनी पिछली वाली क्लास में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जाना था और साथ में उनके धार्मिक विचारों के बारे में, भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में जाना था। और आज हम अध्ययन करेंगे उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। देखिए, वस्तुतः उनका जो मुख्य कार्यक्षेत्र था वो था धार्मिक, तो एक राजनीतिक चिंतक नहीं थे। लेकिन फिर भी समय समय पर उन्होंने जो अपनी बातें कही, जो उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए, तो ये बताते हैं कि वे उच्च श्रेणी के राजनीतिक विचारक थे। उनका जो मकसद था वो ये था कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उनकी समाप्ति हो। इससे एक शक्तिशाली जागृत समाज का निर्माण होगा और इससे भारत उन कारणों को दूर कर पाएगा जिस वजह से वो पराधीन बना था, गुलाम बना था। यानी पहले हम मानसिक गुलामी दूर करें और उसके बाद में ही हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। तो सबसे पहला है कि राजनीतिक विचारों के अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह किया। दयानंद सरस्वती का कहना था कि अगर व्यक्ति को अपना विकास करना है तो इसके लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यानी जिस सिस्टम के बारे में उन्होंने कल्पना की थी, सोचा था, जैसी वो व्यवस्था बनाना चाहते थे, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता उसका मूल आधार थे। और व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन कब जी पाएगा उनके अनुसार कि जब सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के समान रूप से अधिकार प्राप्त हों। इसी प्रकार से उन्होंने बात की सत्ता के विकेंद्रीकरण की। तो उन्होंने शासन के संगठन को तब अच्छा माना जब वो विकेंद्रीकृत रूप में होगा। आपने अपनी पिछली क्लास में या कभी अध्ययन किया होगा कि गांधी जी ने भी गांव के राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के पतन पर उन्होंने अपनी बात व्यक्त की थी। लेकिन गांधी से भी पहले उन्होंने गाँव की जो व्यवस्था सुधारने के लिए, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, इन सब की अ, व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत पहले ही अपनी बात को वो व्यक्त कर चुके थे। तो शासन के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उन्होंने माना था कि शासन की जो प्रारंभिक इकाई है वो ग्राम होनी चाहिए और राज्य क्या हो, गांव का एक संघ। इस प्रकार से वो संगठित हो। तो उन्होंने अपनी जो ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंतर्गत उन्होंने इन सब बातों का विवरण दिया है कि किस प्रकार से एक प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की जो भी इकाइयाँ हों वो सभी आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए एक दूसरे से। तो ये था सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में उनके विचार। इसी प्रकार से उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात कही। अब दयानंद सरस्वती ने, देखिए, जो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में विचार रखे हैं, तो उनके विचारों में हम मनुस्मृति और वेद, इन दोनों को ही हम समन्वित रूप में देखते हैं। जैसे आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, तो मनुस्मृति से उन्होंने राजतंत्र का सिद्धांत लिया। आपने वहाँ देखा था कि
राजा जो होता है वो किस प्रकार से शासन करता है, मंत्रियों के सहयोग से शासन करता है, धर्म के अनुसार शासन करता है। तो इस प्रकार से दयानंद ने राजतंत्र का समर्थन तो किया था, लेकिन वो कोई निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते थे। यानी राजा पर किस प्रकार का धर्म का और मंत्रियों का पूरा अंकुश है, तो इसी प्रकार के राजतंत्र का वो समर्थन करते थे। साथ ही वो ये भी मानते थे कि राजा किसको बनाया जाए, जो सभा में सबसे योग्यतम व्यक्ति हो। तो दयानंद ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत राज्य के जो अहस्तक्षेपवादी स्वरूप था इसे अस्वीकार किया था, और इसके लिए उन्होंने लोक कल्याणकारी स्वरूप को बताया कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका मकसद क्या होता है, व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति का भला करना। तो उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन पद्धति जो थी इस पर जोर दिया कि मानव जो है वो हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन उससे किसी प्रकार का भेदभाव करना ये ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि उन्होंने कैसे एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जहाँ पर योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाया जाए, लेकिन उसको निरंकुश अधिकार नहीं दिए जाए, बल्कि राज्य के जितने भी अंग हैं सबको अपनी अपनी जगह पे एक महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे जाएं। तो वो कहते भी थे कि राज्य का जो अस्तित्व है वो व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने विधि के शासन की बात कही। तो शासन का आधार देखिए उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कानून, विधि, शक्ति नहीं। यानी चाहे हम शासक की बात करें, चाहे हम प्रजा की बात करें, दोनों ही कानून के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही कानून के सर्वोच्च सिद्धांत के अधीन हैं। इसी प्रकार से उन्होंने अंतर्राज्यीय संबंधों की बात कही। अब देखिए दयानंद ने राज्य की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण माना, तो उन्होंने राज्य की सुदृढ़ता पर बल दिया था, और सुदृढ़ता पर बल देते हुए उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसे हम चक्रवर्ती साम्राज्य कह सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे शासक को एक परामर्श भी दिया है कि वह जो अन्य राज्य हैं उनके साथ में एक अच्छे संबंध, एक सौहार्दपूर्ण संबंध, सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए, ताकि बिना बात के जो अनावश्यक संघर्ष होते हैं, अननेसेसरीली के जो संघर्ष होते हैं, जो तनाव होते हैं, उनसे बचा जा सके। यानी यहाँ पे उनके जो विचार हैं वो आप दिख रहे होंगे, वो किससे प्रभावित है, मनु से। ठीक है, जैसे कि षाटगुण्य नीति इत्यादि। इसी प्रकार से उन्होंने न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में भी बात कही, जहाँ पे उन्होंने कानून को सर्वोच्च माना है, राजा को, प्रजा को उसके अधीन किया है। इसी प्रकार से उन्होंने न्याय को भी राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना। तो उन्होंने कहा कि जो न्यायिक शक्ति है वो ऐसा नहीं है कि राजा को ये सारी पावर दे दी जाए। उन्होंने कहा कि इसका जो कार्य है, देखिए उन्होंने शासन के 3 अंग माने थे, और इन तीनों अंगों में उन्होंने अपने अपने कार्य उन्होंने सौंपे थे। जैसे कि एक तो होती है धर्म सभा, एक विद्या सभा और एक राज्यसभा, इस प्रकार से। तो जो धर्म सभा होती है उसके अंतर्गत सुयोग्य विद्वान नियुक्त किए जाने चाहिए, और वो न्यायिक शक्ति का प्रयोग करे। फिर धर्म सभा जो भी आदेश देगी वही अंतिम माने जाने चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने साथ में ये बात भी कही कि जो भी
न्याय किया जाए, जो भी दंड शक्ति का प्रयोग किया जाए, वो धर्म के अनुकूल हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। साथ में वो ये भी कहते हैं कि देखिए सामाजिक व्यवस्था जो है वो कब सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है, जब उसमें उसमें ये उसके पीछे ये आधार हो कि दुष्टों का दमन होना चाहिए और जो व्यक्ति सज्जन स्वभाव का है या निरपराध है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बात कही जो सक्षम हो। अब देखिए एक राज्य जो होता है उसके कार्य बहुत विस्तृत होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं, और विशेषकर जब वो लोक कल्याणकारी राज्य की जब बात की जाए तो तब उसका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इसके इतने बढ़े हुए कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन कब हो पाएगा, जब उन पदों पर सुयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो उन्होंने इसके लिए अलग अलग पदाधिकारियों के उनके कार्य क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, उनकी योग्यताएं क्या क्या होंगी, इन सभी को परिभाषित किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के बारे में जाना। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।